बिजार स्टोरी। गुजरात के अहमदाबाद से एक खबर है। वहाँ बैंक की गड़बड़ की वजह से रमेश भाई सगर के खाते में 11,677 करोड़ रुपए आ गए। उन्होंने ऐसे अचानक सगर? हाँ, सगर है। उन्होंने ऐसे खोला ऐसे बैलेंस अपना और 11,677 करोड़ देखा उन्होंने। वो मतलब हैरान रह गए। कुछ मैसेज तो आया होगा बैंक से? नहीं, वो आने से पहले वो अहमदाबाद में ना एम्ब्रॉयडरी के व्यापारी हैं और 5 साल से शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हैं। इतने सारे जीरो उनके फोन में कभी आए नहीं होंगे। तो वो उनको तुरंत समझ में आ गया कि आया तो गलती से है, बस अब नहीं तो तब कोई फोन, कोई कॉल, मैसेज आता ही होगा, कभी भी जाएगा ये, है ना। या हो सकता है कुछ अधिकारी ही द्वार पर आए। तो उन्होंने व्यापारी होने का सबूत दिया और उसमें से सिर्फ 2 करोड़ रुपए निकाल करके तुरंत ट्रेडिंग में डाल दिए। जहां लगाए उन्होंने, आधे घंटे में उनको 5.25 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। फिर वो 2 करोड़ भी उन्होंने वापस अकाउंट में डाल दिए। तो अब वो वापस भी ले लो, पर सिर्फ 30 मिनट में बैंक की एक गलती से आई हुई रकम से उन्होंने 5 लाख रुपए बना लिए। है एकदम गुजराती बुद्धि। मैं ये सोच रहा हूँ कि बैंक के पास इतने 1000 करोड़ हैं, वो क्यों नहीं लगा रहा? और सब बैंक कह रहे हैं हम घाटे में हैं। हाँ। हर बैंक का ये चल रहा है, हम घाटे में हैं, हम घाटे में हैं, हमारा वो नहीं लेकिन चल भाई रहा। साहब, मैं ना सरस प्लान छे। अगर क्या होता है कि इसीलिए मेरे अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं आता, 1 रुपया नहीं आता किसी का गलती से। यार इतने 1000 करोड़ रुपए अगर आ जाएं तो फिर कोई बिना आपकी अथॉरिटी के निकाल नहीं सकता आपके अकाउंट से, अकॉर्डिंग टू द लॉ। हाँ, बिना आपकी सहमति हाँ, के लेकिन आपके बैंक अकाउंट उसको से फ्रीज कर सकता है। हाँ, अगर आपने निकाले अगर नहीं वो है, रॉन्ग ट्रांजैक्शन है, आपने खर्च नहीं किया है, बैंक टू बैंक रिक्वेस्ट जा रही है अगर, तो अगर आपका बैंक मान जाए, पर आपका बैंक मानेगा क्यों? ये फिर नेशनल इंटरेस्ट में मान सकता है। नहीं मानेगा ही, बैंक मानेगा। उसका क्लॉज है कि दिस ट्रांजैक्शन वाज हैपेंड बाय मिस्टेक। हाँ, अगर आपने उसमें से कुछ पैसा खर्च कर दिया है तो आपको बाध्य नहीं किया सकता कि तुरंत दो। मतलब आपने विड्रॉ कर लिया अगर उसमें से कुछ, तो फिर यार 11,000 करोड़ तो विड्रॉ नहीं कर सकते ना। नहीं, बट ये ट्रेडिंग में डाल सकते हैं 10-12 करोड़। एटीएम से भी लिमिटेड अमाउंट निकलता है। लेकिन वैसे आप, जैसे आप उस दिन कह रहे थे कि मैं हम तो नकदी मंगा लें कि पैसा दे जाओ कैश में, कार्ड से पेमेंट का ही रहना है, खटा कैच आधे घंटे में 10 स्वाइप, लेकिन लिमिट नहीं होगा ना, मतलब वो भी चक्कर है। हाँ, वो भी है। और चेक बाउंस हो जाएगा तो हम खुद ही पिला जाएंगे उसको। वो ठीक किया इन्होंने। अच्छा है, मैम नहीं आता पैसा, ये सब मैनेज करना, इसमें खोपड़ी खराब हो जाता है। नहीं, मैं सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो मैं खर्च नहीं कर पाऊंगा। कहाँ खर्च करूंगा मैं 11,000 करोड़ रुपये? संभव नहीं है ना। 1 घंटे 2 घंटे में या 1 दिन में खर्च नहीं हो सकता। पर आनंद कितना आता होगा। हाँ, देख के, हाँ? डिजिट्स गिन के, स्क्रीनशॉट रख अपने पोतों को दिखाएंगे। अरे वो तो कूटेंगे कि यार आपने क्या कर दिया, इतने थे तो कहाँ गए, बर्बाद बुढ़ा सन लुटा के। लेकिन आप जैसे उस दिन कह रहे थे, मैं जल्दबाजी में नहीं लेता फैसले। अगर कुछ लेना भी फैसला तो सोचता हूँ, टाइम देता हूँ। पर इन्होंने बहुत जल्दी ये फैसला लिया। तो ऐसे मौक़ों पे कई बार बहुत तुरंत फैसला लेना बहुत फायदेमंद होता है। नहीं, अपने से नहीं होगा यार, नहीं होगा। जो फर्क है ना, जैसे आप 101वें एपिसोड में बात कर रहे थे कि थोड़ी देर का मतलब कितनी देर, जो उनके लिए वो जल्दबाजी नहीं, हमारे लिए जल्दबाजी है। लेकिन वो कंडीशन है उसके लिए। आधे घंटे में वो जल्दबाजी नहीं कि उन्होंने बहुत सोच समझ के लगाया, उसको निकाल दिया, सब कुछ हो गया। उनके लिए जल्दबाजी नहीं। एक ट्रेडर का दिमाग और एक नॉन ट्रेडर का दिमाग दोनों अलग तरीके से चलते हैं। अरे भाई साहब, भारत में इस कदर ये सेंसेक्स और निफ्टी और इत्यादि इत्यादि भाग रहे थे, पूरा देश जो है उससे फ़ायदा उठा रहा था, लोगों ने इन्वेस्ट किया। और बहुत ज़माने के बाद, अपने अनेक मित्रों के प्रेशर के बाद, मैंने एक डीमैट अकाउंट खोला और मैंने पैसे लगाए। तब से सेंसेक्स उठा नहीं। हाँ, कोविड में कमाया लोगों ने, बस उसके बाद मैं जब भी देखता हूँ वो अकाउंट थोड़े से तो लाल दिखाई देता है। ताऊ का जो बैलेंस शीट है, मेरा भी लाल है, अकाउंट वो स्टेटमेंट लाल दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसे किसी काम में इस तरह का योगदान नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं देश में कुछ अच्छे हो रहे काम में योगदान नहीं करता हूँ। जैसे शांति के प्रयास हो रहे हैं, पर्यावरण बचाओ, अर्थव्यवस्था को विकसित, मैं कहता हूँ कि मुझे मत बुलाना। ग्लोबल वार्मिंग जहाँ हाथ लगाता हूँ वहीं। जैसे इस तरह जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं वैसी यात्रा करने का मुझे बहुत शौक है। पर मैं जानता हूँ कि अगर मैंने पार्टिसिपेट किया
तो रही सही कसर जो है, जो खड़गे वड़गे नहीं कर पाए वो मैं कर दूंगा। देखिए कांग्रेस विरोधी जो है, अब हो सकता है कि आपको कांग्रेस ज्वाइन कराने पे जोर डाले। जैसे आप लोग अकाउंट में पैसा रखने को सही मानते हैं? क्योंकि बहुत ऐसी थ्योरी है कि अगर हो तो मैं रखना चाहूंगा। नहीं उसमें रखना तो इन्फ्लेशन से अगर आप लगा दो तो तब भी वो माइनस में, जितना है उस पर इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा तो हर साल इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा है, क्यों रखना है अकाउंट में? तो ये ट्रेडिंग वेडिंग ही कर ले आदमी, वो ज़्यादा सही है। देखो पैसे का कहीं भी बढ़ना ना अनैतिक है। कहीं भी सिर्फ पैसे का रखे रहना और बढ़ जाना अनैतिक है। अगर मैं उस पैसे का कुछ सदुपयोग करके कुछ काम करता हूं, तो फिर वो ठीक है। अदरवाइज मैं नहीं मानता कि आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं और उसमें आपके पैसे दुगुने हो जाते हैं 2 साल में 5 साल में, तो वो कोई कमाई है। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड डील। अचानक से कभी पैसे मिले ऐसे? पैसे को बैंक में भी नहीं रहना चाहिए। जीसस सेव्स, यू स्पेंड। ठीक है, आपका काम स्पेंड करना है पैसे। पूरी दुनिया में ये जो एक लाइन आप बता रहे हैं ना, जीसस सेव्स, इसी के चक्कर में चर्चों के पास सबसे ज्यादा पैसा है। हर अंग्रेज को लगता है कि चर्च को दे दो। हाँ, वहां पर लिखा था जीसस इज कमिंग। जैसे साउथ अफ्रीका में या अफ्रीकन कंट्रीज में, युगांडा, सोमालिया में भूखा पड़ा, कबायली युद्ध हो गए, लोग मार काट मची, कोई त्रासद बीमारी फैल गई, कोई पैंडेमिक है, लोग कहते हैं कि गॉड सेव अस, तो कोई फादर खड़े होते कहते हैं चर्च करेगा खर्च। चर्च खर्च करता है, लोग उसमें खर्च हो जाते हैं। अरे एक और भी तो, वो एक ऑटो वाला जिसने 25 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती, अभी पिछले दिनों खबर नहीं आई थी? 15-15 लाख करोड़ मिल गए हैं वो टैक्स वैक्स काट के। उसके घर के बाहर लाइन लगी हुई है मदद मांगने वालों की। तो मैं सोच रहा था कि यार 25 करोड़ तो इस देश में बहुत सारे लोगों के पास हैं, उससे कई ज्यादा हैं। पर उनके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है ना, ऑटो वाले का थोड़े। जेड सिक्योरिटी मिली है, जेड प्लस मिली है। वो सोच रहा होगा बालाजी को छत्र, अरे पहले सिक्योरिटी हायर कर। वही मैं भी सोच रहा था, इसको क्यों, इसके पास ही क्यों? अंबानी के यहाँ तो सबसे ज्यादा फिर यहाँ पर मदद मांगने के लिए कतार होनी चाहिए। उनको लगता है कि गरीब को दर्द मालूम होगा। हाँ, अभी जस्ट एक दिन पहले का गरीब है ये, तो ये हमारे जैसा अगर वापस हो जाएगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संकट तो उनके साथ है जो चांदी के चम्मच से खाते आए हैं, वो गरीबी में कैसे रहेंगे, लेकिन ये तो हमारे जैसा है। नहीं, पर लॉटरी वगैरह में मिलने को भी तो ऐसे दिखाया जाता है कि यार तुम डिजर्व नहीं करते, तुमको मिल गया तो अब 1 लाख हमको ही दे दो, क्या करोगे? और वो ये सोच रहा है कि मैं अगर तुम पे, मुझे तुम्हारा दर्द पता है। गांव में कहते हैं ना, कान खुजाते हुए, शादी बढ़िया हुई गई तुम्हारी, लेकिन तुम्हारा दर्द जानता हूं कि तुम हो तो किसी गत के नहीं, पर मैं अगर दे दूंगा तो मैं कल फिर ऑटो चलाऊंगा। अब इतने सारे लोगों को अगर वो बांटता फिरेगा तो कैसे होगा? वही। पर लॉटरी खरीदी है कभी? लॉटरी के टिकट नहीं, मैंने खरीदे था, बहुत शुरुआत में खरीदे हैं। मैंने वो सिंगल डिजिट वाला बहुत खेला है। हमने भी सिंगल वाला ही खेला, कमाई भी बहुत किया उसमें। हाँ, उसमें हालांकि मेरी किस्मत कभी भी अच्छी नहीं थी। 1 रुपए का नुकसान हुआ मुझे था उसमें। 1 रुपए का नुकसान हुआ, फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने 2 रुपए का टिकट आता था, 10 नंबर होते हैं, 2 रुपए का टिकट आता था, इकाई का अंक निकलने पे 18 रुपए मिलते थे। तो मैंने एक बार टिकट लिया 2 रुपए का, कुछ नहीं हुआ, और दोबारा फिर लिया टिकट, उसमें निकल आया, 18 रुपए मिले। एक मित्र थे जिन्होंने कहा था कि ये नंबर ले लो, आएगा, अगर निकला तो आधे आधे पैसे। तो 9 उनके हुए, 9 मेरे। फिर मैंने उत्साह में 3 बार और 2-2 रुपए के टिकट लिए, लेकिन तीनों बार उनके बताए हुए नंबर भी नहीं आए। और वो गणित करते थे, कागज पे लिखते रहते थे, 9, 5 ना, उस तरह से करके, कुछ वो चिड़िया बैठाने वाला। मैं कोई गणित नहीं करता। तो मैंने कुल जमा 10 रुपए खर्च किए, 5 बार टिकट लिया लॉटरी का, और 9 रुपए कमाए। 1 रुपए के नुकसान से मैंने सीखा कि लॉटरी अपने लिए नहीं है। और सिंगल डिजिट बंद हो गया, नहीं तो मैं फुल टाइम ये करता। अरे बाप, क्या उसमें गणित क्या करते? कुछ गणित नहीं है। ताऊ, मेरे बचपन, हमने अपने बचपन में देखा लोग इसमें बर्बाद थे। कितने घरों के लोग सुबह निकलते थे, मैं भी सुबह निकलता था, सुबह निकल के मुंह में मसाला, दिन भर चाय पीते हुए, कोई गुमटी के बाहर कोई व्यवस्था वो तिरपाल या प्लास्टिक की पन्नी डाल करके शेड बना हुआ है, उसमें 12-15 लोग लिए कागज, रोटोमैक का पेन या रेनाल्ड का पेन, उसी में घिचिर पिचिर 1 रुपया 2 रुपये वाले कलम से, कार में जेब से भी पसीने से भीगे हुए नंबर निकल रहे हैं, है ना। दिन भर
3-3:30 बजे लॉटरी अनाउंस होता था, तब तक ऐसी भीड़ रहती थी, मेला 3:30 बजे सन्नाटा एकदम, कुछ नहीं, गायब। मैं और मेरा एक भाई है, हम दोनों फुल टाइम ये कर रहे थे कुछ दिनों तक, और हमने काफ़ी पैसे पीटे उसमें कोई ट्रिक नहीं थी, अब तो नहीं है। सिंगल डिजिट लॉटरी में ही था कि आपने अगर लास्ट में 3 वाला टिकट ले लिया है तो लिए रहिए, कल भी लीजिए, परसों भी लीजिए, अरे किसी दिन तो 3 आएगा लास्ट में, लेकिन टिकट की संख्या बढ़ते रहनी चाहिए। आज आपने 2 टिकट लिए तो कल 4 लो, परसों 10 लो, उसके बाद 20 लो, उसके बाद 100 ले लो, ताकि आपका जो डूब रहा है वो जब आएगा तो पूरा सूद के साथ आएगा। बस बैठे रहिए। मैं 3 लास्ट में आना है एक दिन, कभी कभी 27 दिन लग जाते थे, और आपका जो है बजट टिकट खरीदने का बढ़ता जाता था, और उसमें बहुत लोग उसमें गए भी हमारे साथ। बहुत सारे लोग वहाँ गुमटी पे इंतजार करते थे, ये दोनों आएगा फिर देखते हैं क्या लेता है। ठीक है, तो हमने बोला 3 वाला देना, तो फिर सारे चढ़ गए, हमको भी दो, हमको भी दो। उनको लगता था यार ये लोग बहुत बना रहे हैं, तो दुकानदार को लगता था कि मैं क्यों दूंगा, वो हमारे लेने के बाद रख लेता था टिकट कि नहीं जी खत्म हो गया जी लास्ट। तो ये गेम हम लोगों ने कितने गुना मिलते थे पैसे उस समय? यही गेम था उसमें 10 गुना, उससे कम, 2 का 20 रुपया टाइप मिलता था। अच्छा, 2 का 18, 2 रुपए वो मार्जिन तो बचाता आप जो था है टिकट वाला। वो लगा के रखें। कौन से साल की बात होगी? देखिए 2 रुपए का मुनाफा लॉटरी कंपनी का भी हुआ ना इकाई अंक में। 94-95 10 टिकट 0 से लेके 9 तक के अगर 2-2 रुपए के बिक रहे हैं तो कंपनी को मिला 20 रुपया, और कंपनी ने उसमें से एक नंबर को दिया 18, तो लॉटरी कंपनी के 2 और बाकी जीतने वाले के बहुत सिंपल गणित है। तो वो 2 रुपए के टिकट में 18 रुपए, मतलब उसमें कभी कभी हम लोग बम बोल जाते थे बाय द वे। बहुत दिन हो गए, मतलब 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, आया ही नहीं, तो फिर आप क्या करते हैं, आप ना थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं कि आपने उस दिन 3 लास्ट में 3 वाले 100 टिकट ले लिए, और फिर पता नहीं मन में जो डाउट होता है ना, वो आपको कहता है 5 के भी ले लो तो 4, ठीक है, वो गलत होता है। तब आप घाटे में जा रहे, 5 नहीं आया, कल करते हैं 5-7 ले लेते हैं, फिर 2 डायरेक्शन। 9 दिन हो गया है 7 को, शायद 7 आ जाए, पर अपन 3 में तो लगा चुके हैं 10-12 हज़ार रुपये, और वो बढ़ता ही जा रहा है रोज, क्योंकि कल जो है उसमें 20,000 डालना पड़ेगा। तो वो इतना लफड़े वाला काम होता है। तब जब आपका जैसे ही आपका ईमान डोला, आप डूबने की कगार पे, उसके बाद आप गलतियां करते रहेंगे। इसलिए एक को पकड़कर चलते रहो। एक साधे सब सधे। ये रिकॉर्ड था कि हर अंक जो है ना आ ही जाता था कुछ समय के बाद। ये तो था, होना ही था, लॉटरी है, आएगा। आज की दूसरी बिजार खबर उत्तराखंड से है, और यहाँ पर 500 रुपए में लोगों को एक रात के लिए जेल का टूर कराया जा रहा है। बहुत सही। हल्द्वानी जेल प्रशासन ने इसकी तैयारियां की हैं, और जो भी इंटरेस्टेड है इसके लिए उसको सिर्फ 500 रुपये जमा कराने हैं। और इसके कारण जो है ना, इसके पीछे का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये लोग दोषी बनकर कुंडली के दोष हटवाएंगे। मतलब चूंकि कुंडली और नक्षत्रों में विश्वास करने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कुंडली में बंधन दोष है तो जातक के जेल जाने की आशंका बनी रहती है। जेल की रोटी के बारे में कहा जाता है कि खाने से शायद कोई ग्रह कट जाता है, शायद वो यही होगा शायद, हाँ, बंधन दोष। तो इस दोष को दूर करने के लिए लोग पैसे दे करके 500 रुपये, मतलब वो जेल टूरिज्म ही खोल दिया उन्होंने इस संभावना को देख के। पैसे दे करके वहाँ जाते हैं और कुंडली से, ताकि दोष हट जाए। तो ये है जेल टूरिज्म की। बहुत सारे लोग बाय द वे दिल्ली में, तिहाड़ में कुछ गलतियां करके जाकर रहना चाहते हैं कि मैं एक दिन के लिए वहाँ की रोटी खा लूँगा, तो वही दोष टाइप का कुछ है जो कट जाएगा। तिहाड़ वालों ने सामने ना दुकान खोल रखी है, बेकरी इत्यादि इत्यादि, कि यहीं से ले जाएं, हो गया जेल का खाना, और क्या होता है। तिहाड़ का अपना ब्रांड है, है ना, भुजिया इत्यादि वो बनवाते हैं, कुर्सियाँ, फर्नीचर। तो आप वहीं से, जेल का खाना है ना, जेल में मतलब जाके खाना है तो किसी को एक पत्थर मार दो। सबसे बढ़िया है कि तिहाड़ जेल जाके जेलर के दफ्तर पे एक पत्थर मार दो, नहीं पकड़ के थोड़ी देर रख ही लेंगे। तिहाड़ जाकर के जो जेल के बाहर खड़ा है उसी संतरी 2 घंटा आप दो, एकदम भच भच तुरंत। पर जेल माना जाता है एक शुभ जगह। बहुत सारे लोग मानते हैं जेल एक शुभ जगह है। श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था,
तो एक तरह से आपका पुनर्जन्म हो जाता है वहाँ पे। नहीं, जो जो जेल गए, देखिए केजरीवाल जेल गए, पर मैं जेपी जेल गए, हाँ सब 3 कटोरी आडवाणी तेल जी में जेल गए, क्या था, पूरी इमरजेंसी में जेल 3 गए, कटोरी भाजपा तेल अभी में तक देखे। हाँ इंदिरा गांधी जेल में, हाँ, वो भी है। पर मैं ये कहता हूँ कि 500 रुपये देके मैं जेल क्यों जाऊँ, 500 रुपये लेके जाऊँ। हाँ, आप किसी की छीन लो। दूसरी और बात, सच्चाई से जाओ ना, मतलब हाँ ये जेल होटल टाइप का जेल है यार, जिसका ऑफर चल रहा है मेक माई ट्रिप पे, तो फिर ठीक नहीं है। असर कम होगा इसका। इसके रिव्यू देखते हैं। नहीं, इसका असर भी कम होगा। अच्छा, इसका तो सही होंगे। इसका ना तकिया वाज गुड, है ना, एंड देयर इज नो वॉश बेसिन इन द रूम बट इट इज आउटसाइड, शेयर्ड कॉमन बाथरूम, इस तरह का। लेकिन हमारा और कहना ये आजकल है कि सोशल मीडिया पोस्ट कर दो, एक तो उल्टे पुल्टे भिजवा देंगे। टाइम अपन ऐसे एज में रह रहे हैं कि जेल तो आदमी छोटी छोटी बातों पे जा रहा है। अच्छा, पुलिस वाले ना 500 रुपए से ऊपर सोच ही नहीं पा रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है। इसका शुल्क भी रखा था 500 रुपए। हाँ एक ही बत्ती चाहिए, अभी भी उन्हें एक ही बत्ती चाहिए। यार, अगर आदमी 1000-1500 देगा तो फिर पूछेगा कि ब्रेकफास्ट में क्या है। पर जेल जाने के वैसे और भी तरीका, आप तो कह रहे हो छीन के नहीं, वो भाग लो। आदत पड़ी है ना 500 लेने की। अब फेसबुक पे गर्मा गर्म पोस्ट भी लिख सकते हो, बढ़िया। हाँ, ममता बनर्जी के खिलाफ लिख दो, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिख दो, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिख दो, पुलिस आती है पकड़ के ले जाती है। कोई गर्म जोशीला भाषण दे दो कहीं पे। इनको जेलवीर कहना ठीक होगा? जेलवीर इनको क्या ही कहा जाए, तो कान्हा बनना चाहते हैं सब। लेकिन मैं जो शुरुआत में कह रहा था कि विवाहित लोगों को जेल जाने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी बंधन में है। उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जेल का खाना क्या वाकई उतना खराब होता है जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म में दिखा रहे हैं? वो दाल है, जेल का खाना खराब नहीं होता है। जेल के खाने के बाद घर का खाना अच्छा लगने लगता है, चाहे कितना भी खराब बनता हो। एक बात मैं बता दूं, सामूहिक जहाँ खाना बनता है ना बॉस, उसका टेस्ट अच्छा ही होता है। चाहे वो हम लोगों ने भोज पे कई बार बात की है, मृत्यु भोज हो या शादी का भोज हो या कोई फंक्शन का भोज हो, सत्यनारायण की कथा हो, नहीं, बहुत मात्रा में एक जगह बनता है ना, उसमें एक अलग स्वाद होता है। दिक्कत यह है कि जेल में आदमी का खाना बुरा नहीं लगता, जेल में आदमी का टाइम बुरा लगता है, इसलिए सब कुछ बुरा लगने लगता है। खाना ठीक ही होता है। आपको सोचिए ना, जेल में आप हैं और आपको तलब उठ रही है सिगरेट या बीड़ी की, एकदम बेकली है कि बीड़ी मिल जाए कहीं से, यार बहुत देर हो गई है। संतरी को बुलाइए ऐसे। नहीं, और सामने नीम का पेड़ दिख रहा है, दतून करो, जंगाली तोड़ लो, रगड़ो। मैं पहले दिन गए तो आप पहले दिन थोड़ी संतरी आपको सीधे कहे बंडल भाई साहब चाहिए क्या? पहले तो थोड़ा मान मनोबल करनी पड़ेगी, उसी से रेट बढ़ेगा उसका। अगर वो खुद आ गया तो आप बार्गेन करेंगे, अगर आप जाएंगे तो वो बार्गेन करेगा। नहीं 20 से कम की सिगरेट नहीं है, 20 तो देने पड़ेंगे कम से कम। तो इसलिए जेल की स्थिति ये है। दूसरा क्या है कि ताऊ जो कह रहे हैं ना, खाने के साथ सामूहिकता एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर सब लोग एक जैसा खा रहे हों और एक साथ खा रहे हैं तो वो मोटा मोटा मान लेते हैं कि खाना अच्छा है। संकट वही है जेल में कि ये जो बीड़ी की तलब में दतून करना पड़ेगा, ये बेकली है, ये बेचैनी। खासकर जब आपको बता दिया जाए कि आप निकल नहीं सकते हैं, उस वक्त एक कोई ग्रंथ के ऊपर बैठा हुआ टेप वर्म आपकी बुद्धि का, दिमाग का कीड़ा ऐसे कुलकुलाता है एकदम, आज तो गुरु चलना है बाहर। रोज घर में पड़े रहते, दोस्त आते थे, यार बैठो यार, चलो चौराहे तक चला जाए, गाड़ी में बैठो पीछे, अरे तुम जा यार, हम न जा बाबा, माँ कहूँ यार, मन नहीं दूठे पान लेता है लौटाई में। रोज मना करते थे। अभी जेल आ गए तो एकदम अकुलाहट है, यार चाय पीते चल के घंटा घर पे बहुत मजा आता है, कहाँ फंस गए साला, क्या किया जाए, बहुत बेकार जिंदगी है, एकदम हतोत्साहित। नहीं तो बढ़िया, खाने में कोई दिक्कत नहीं, कच्ची और पक्की के बीच की रोटी होती है, क्योंकि तवे पे 4 कैदी बेल रहे हैं और एक पिटे हुए जराम पे या बड़े वाले चौकोर वाले उस पे तवा पे रोटी फेंकते जा रहे हैं, और एक आदमी चिमटा लंबा सा लिए हुए है, रोटी को ऐसे उछालता है, नीचे अंगारे पर रोटी गिरती है, वो फूली तो ठीक है, नहीं फूली तो ठीक है, चिमटे से पकड़ के अंगारे से टोकरी फेंक देता है। रोटी के ऊपर है कि तू फूलना चाहती तो फूल ले, वरना तू कच्ची जाएगी। प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करते, प्रकृति से कोई छेड़छाड़ नहीं, सबका टाइमिंग तय है कि मौका सबको मिलेगा ना। जैसे डिजिटल जर्नलिज्म क्या होता है, हर कहानी एक बार होम पेज पे आती है ना, उसी तरह से है। ट्वीट तो किया था
रात में 2:30 पे किया था, किसी ने देखा नहीं, वो बात अलग है, ट्वीट किया था। ब्लू आइज वाले टाइमलाइन पे आप हैं, ब्लू आइज वाले परफॉर्म कर पा रहे हैं। तवे पे और अंगारे पे दोनों पे समय मिलेगा। उसके बाद आप फूली नहीं फूली, ये आपका सबका भवितव्य अलग अलग होता है भाई। हाल मास के आप भी हैं, हाल मास के अंबानी जी भी हैं, हम भी हैं, सब अलग अलग जगहों पे हैं। अच्छा, दाल ऐसी बनाई जाती है कि किसी को भी हजम करने में प्रोटीन को समस्या नहीं हो। डिहाइड्रेशन का भी ख्याल है। हाँ, तो ये एकदम आप तय मानिए कि दाल में तैरती हुई दालें, दाल के दाने और जीरे, इनकी मात्रा समान रहती है। चावल के तसले में, जो आपने थाली ली है तसला नुमा, उसमें आपने चावल डाला है और उस पर जब कोई दाल डालता है तो लगता है कि ये तरी है यार, एकदम पीला पानी था वो। हाँ, ऊपर चावल के ऊपर कुछ रहता नहीं है, सब हाँ, नीचे चला सब नीचे चला जाता है, तो चावल आपका सफेद रहता है, आपको लगता है कि ये शुष्क है ना, द्रवीभूत है भाई साहब, एकदम जैसे किसी समंदर में कोई ग्लेशियर का टूटा हुआ हिस्सा, आइसबर्ग कहते हैं ना उसको आप लोग, आइसबर्ग कहते हैं ना, तो जिससे टाइटैनिक टकरा गया था, उस तरह से चावल जो है हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर एकदम मजेदार ना। वो जो कंसंट्रेशन है ना। और दूसरा क्या होता है कि जीरा जरूर डालते हैं जेल में, दाल में जीरे का छौंका मस्ट है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी मुतही दाल हो, जीरे का छौंका जरूर लगेगा। एविडेंस होता है कि दाल है, नहीं, चावल पे टिकता वही है ऊपर में। जीरे से एक फायदा होता है, दाल और चावल दोनों में अगर पापा, घुन या इस प्रकार के गाढ़े रंग के कृमि हैं, तो आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि इसमें घुन है। चावल में जीरा ही है, जीरा है भाई साहब, घुन बता रहे हैं, आंखें तुम्हें पता नहीं कैसी हैं, कुछ भी कहते हो साले, ए भी कतली है, घुन बता रहा है, काहे अपराध कर रहा था, घुन दिख रहा है तुझे, जीरा है इसमें। पर कभी कभी सोचना पड़ता है कि जो जेल में है ना, वो जेल में है या वो जेल में जो बाहर है। जो बाहर है भाई जेल में रहता हूँ, पास कह के गए कि और ए सिपाही, हुकूमत से पूछ के बता कि शिक्षों के भीतर मैं कैद हूं या शिक्षों के बाहर तुम। तो सिपाही से पास ये सवाल कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल सभी कैद हैं, सब कैद, दुनिया ही जेल है, जीवन कैद है भाई साहब। लेकिन वो जो पतली दाल और चावल का वो जो कंसंट्रेशन था, अगर चम्मच ना हो तो जो लोग पश्चिम बंगाल से नहीं है, उसके अलावा बाकी लोग कैसे खा? नहीं, उसका बहुत आसान तरीका है, उसका बहुत आसान तरीका है कि एक तो आपको मिलेगी थोड़ी सी सब्जी, है ना, किसी साग की होगी। अक्सर 3-4 महीने तो जेल में केवल आपको आलू गोभी की द्रवीभूत सब्जी मिलती है दाल के साथ, क्योंकि जेल के हाथे में गोभी खूब पैदा हो जाता है, फूल गोभी, है ना, तो पेल के बन रहा होता है ना, तो उसमें 6-8 गेंठा हुआ टमाटर, है ना, आधी बुरिया आलू और 4-5 फूल, जो जेलर साहब को पसंद नहीं आए थे। पहले सब्जी जेलर के घर जाती है ना, फिर जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता है उसके यहाँ जाती है, जो लंबरदार होते हैं वो भगवा टाइप का या सफ़ेद टाइप का पहने हुए चोंगा, पुराने 20 साल इनको हो गया होता है, उनको कहता है ये कहीं जाएंगे नहीं, तो वो ये सब सब्जी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो मेट की भूमिका में आ जाते हैं। तो वो टोकरा लेके जाएंगे कि सागा है और चोखा के लिए हरा वाला टमाटर भी ले आए, लाल वाला भी है, और ये फूल देख लीजिए, ये क्या फूल ले आए हो तुम, तो जलरायन जन होंगी, उसमें 2 रख लेंगी, कल फ्रेश लाइएगा, बाकी ले जाइए, ठीक फूल नहीं है, तो जो भी बचा बुचा अपना काट पीट के वो सब्जी बनती है। तो आपको भाई साहब रोटी जितनी मिली हैं उनको पहले आप श्रद्धापूर्वक उस सब्जी के साथ काट दीजिए, उसके बाद में नमकीन चावल का आप लुत्फ लीजिए हाथ से उठा उठा के, और जो द्रव्य नीचे बच गया है, आपको लग रहा है कि नहीं चावल बहुत सूखा था, नमक कम था, स्वाद ये था, रुको आ रहा है, सब्र करो, सब्र करो, है ना। सारा चावल जब आप खा चुके हैं, उसके बाद थाली को आपको उठाना है और होठों से लगा के ये जो श्लोका है ना। एक बात है कि तिहाड़ में रहना, तिहाड़ जेल जैसे अच्छे जेलों में, तिहाड़ खाना अच्छा है, हाँ अच्छे जेलों में हम रहना खाए काफी महंगा है। जेल नहीं गए थे, खाए, एक कार्यक्रम में बुलाया था लेक्चर देने के 500 रुपये में उत्तराखंड में मिल रहा है। तिहाड़ विहाड़ में तो कोई आदमी को हर दिन कई हजार खर्च करने पड़ते हैं जिंदा रहने के लिए। अच्छा, हाँ, जब भनक लग जाती है कि आप किसी संभ्रांत परिवार के सदस्य हैं और आप एक अपराध में फंस गए हैं और यहाँ आ गए हैं, तो अंदर ब्लेड वाले,
जो पुराने कैदी हैं, गोला प्रकार का सुई बड़े वाले सूजा लिए, उनके वहां पे एजेंट हैं चारों तरफ, वो नयों को ढूंढते रहते हैं। नया कौन आया है, साउथ दिल्ली का है क्या, अच्छा इस परिवार का है, नहीं टाइटल लिखते हैं चोपड़ा कपूर, तो उसको पकड़ के कूट देते शर्मा। हैं, 4 लोग मिलकर कूट देते हैं और फिर उसको दिखाते हैं कि गर्दन ही उतार लेंगे, रंगदारी दो। हाँ तो कहता है देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो कहता है अरे मैं तो कत्ल में ही आया हूँ यहाँ, मुझे कौन सा बाहर जाना है, हम यही हैं, यही रहेंगे। ठीक है, बीच बीच में हमारे जीजा लोग हमको ले जाएंगे फिर गाड़ी वो में बैठा फोन के करता पेशी, है। फिर वापस ले आएंगे। फिर वो फोन करता है कि मम्मी हमको मार ही देंगे लगता है, ठीक है, तो फिर इधर से फोन जाता है कि भाई तो एक आदमी कहता है हम बचा लेंगे, इधर आओ, और सबको एक एक कंटाप देते हैं, कहते हैं इनको छेड़ना भी मत, इनको अपना बच्चा है, और उसके मम्मी को बोलते हैं कि कुछ नहीं 50,000 रुपया का रेट है आपके बच्चे के लिए, क्या है, कहती है ठीक है हम कर देंगे पर डे, कहते ये तो ज्यादा नहीं हो गया, नहीं तब ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर हम कोई गारंटी नहीं ले सकते, है ना, ऐसा भी खेल होता है। बहुत लोगों को जिंदा रहने के लिए बहुत पैसे देने पड़ते हैं। अंदर में सुकेश चंद्रशेखर जैसे लोग भी होते हैं, जिनको ये खबर लगती है कि ये हजारों करोड़ के मालिक हैं, तो वहीं से उनकी पत्नी को फोन कर देते हैं कि 200 जो है हमको चाहिए, नहीं हम तुम्हारे हस्बैंड को छुड़वा देंगे। छुड़वाने के लिए नहीं होता ये सब, जनरली होता है वहाँ पे क्या कि आप जो है 10,000 करोड़ कंपनी के मालिक हैं और एक धोखाधड़ी के केस में अंदर चले गए, तो कहा जाता है कि कल से लेटरिन आप साफ करेंगे, आपको पता ही नहीं है कि लेटरिन क्या होता है ना, करना पड़ेगा, तो आप कहते नहीं कुछ रास्ता नहीं है क्या, क्योंकि आपको वहाँ जाते ही जो है आपको उल्टी आ गई, आपको बैठना है उस पर, हाँ आपके फ्लावर हो जाएगी भाई साहब, टट्टी साफ फ्लावर करने हो में। चुके हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं इसका कुछ उपाय नहीं है क्या, कहते हैं उपाय तो है, शर्मा जी से मिलिए, शर्मा जी उपाय बताते, शर्मा जी उपाय बताते हैं। शर्मा जी जो रहते हैं वो वहाँ पे बहुत सारे शर्मा जी हैं, तो वहाँ जो रहते हैं वहाँ पे टेनिस कोर्ट है, टीवी है, फ्रिज है, सब लेटेस्ट चीज़ें हैं और बढ़िया मस्त रहते हैं। और फिर तो ऐसा है कि भैया अंदर बाहर खेल एक ही चल रहा है। क्रिमिनल जस्टिस जो बना है हॉटस्टार पे, उसका जो सीज़न 1 है उसमें ना जेल के भीतर का एक दृश्य जो आप बता रहे थे कमोबेश इसी तरह का दर्शाया गया है, जो पंकज त्रिपाठी की सीरीज़ है सीज़न 1। खैर जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। क्रिमिनल जस्टिस एक बहुत अच्छा फ्रेज है ना, विशेषण है एकदम। क्रिमिनल एंड जस्टिस। तो चिट्ठियों का वक्त आ गया है, 3 तालियों की चिट्ठियां पढ़ने का। पहली चिट्ठी है सनी कुमार की, छपरा बिहार से, और छोटी सी बात इन्होंने लिखी है पर याद रह गई वो बात जब मैंने वो पढ़ी। जिनके लिए रविवार का मतलब शक्तिमान होता था, उनके लिए शनिवार का मतलब 3 ताल बनाने के लिए आपका साधुवाद और धन्यवाद। सनी कुमार, छपरा बिहार। वाह। दिनेश रोहिल्ला की सीकर राजस्थान से चिट्ठी आई है। ताऊ बाबा और भाई सरदार को जय हो। मैं 3 ताल को अगस्त 2022 से सुन रहा हूँ। 100वें एपिसोड की खुशी में चिट्ठी लिखी और 101वें में शामिल हुई। 101 तो शुभ संकेत है। एक दिन 3 ताल में कानपुर रेलवे स्टेशन पर चोरी की चर्चा हो रही थी, तो मैंने अपने कानपुर निवासी दोस्त से बात की, तो उसने बताया कि कानपुर में तो चोरों ने ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं और ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा। पर मुझे ये लोचा हजम नहीं हुआ। 16 अगस्त को मैं शताब्दी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहा था, तो मैंने चाय वाले से चाय ली और उसने 20 रुपये चाय के मुझसे लिए, और वो सभी पैसेंजर से 20 रुपये ही ले रहा था। फिर मैंने IRCTC की कैटरिंग साइट पर चेक किया तो पाया कि 15 से ऊपर की कोई चाय है ही नहीं। फिर मैंने कंप्लेन की, रेलवे मंत्रालय और केटरिंग टीम को मेल किया। उसके बाद रिप्लाई आया और ज़रूरी सूचनाएं पूछी गईं और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। फिर शुरू हुआ केटरिंग मैनेजर के कॉल्स आने का सिलसिला। मैनेजर ने कहा कि सर मैं ट्रेन में ही था, आपने मुझे बताया नहीं, आप प्लीज़ कंप्लेन वापस ले लो, आप अगली बार आओ तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर फ़ोन करना, मैं आपसे मिलूँगा, मेरी नौकरी का सवाल है, हमारे ऊपर डेबिट आ गया है, आप कंप्लेन वापस ले लो। तो मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है कि तो मैं कंप्लेन वापस ले लूँगा, पर क्लोजिंग रिमार्क में क्या डालूँ? तो मैनेजर ने कहा कि आप ये कह दो कि जो चाय वाला आया था वो ऑथोराइज्ड नहीं था, वो बाहर से आया था। मैनेजर का ये सुझाव मेरे को जमा नहीं। मैंने फिर से रिपीट करके दोबारा ईमेल किया और मैनेजर की कॉल रिकॉर्डिंग भी अटैचमेंट में लगा दी।
उसके बाद से मैनेजर की भी कॉल नहीं आई, शायद उनकी लग गई होगी। 2 दिन बाद रेलवे से मेल आया कि कैटरिंग टीम पर नियमानुसार उचित कार्रवाई कर दी गई है, आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। मैं इस असमंजस में हूँ कि रेलवे क्या इतनी जल्दी शिकायत निवारण करता है। वैसे थैंक्स टू इंडियन रेलवे। तो ये चिट्ठी इन्होंने अपना वाकया बताया है। भाई साहब बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं हाँ, कि चलो यार 5 रुपये ठग लिए, क्या हुआ, आपने अच्छा किया कि कार्रवाई करवाई, पर दिक्कत ये कि कब तक करवाएंगे, कहाँ तक करवाएंगे, क्योंकि कानपुर इकलौता शहर नहीं है। नितिन थेटे की नागपुर ग्रामीण से, वाह, मटन राष्ट्र में है नागपुर ग्रामीण, वहाँ से चिट्ठी आई है। बाबा, ताऊ और कुलदीप को सादर नमस्कार। जय हो जय हो जय हो। 3 ताल की संपूर्ण टीम को 100 एपिसोड पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आना तो हम भी चाहते थे पर नहीं आ पाए, इस बात का बहुत ही दुख है। उस दिन हमें बाबा का सुना हुआ एक बिंब याद आ रहा था, जिसमें बाबा कहते हैं कि होली में आपके यहाँ पर तरह तरह के व्यंजन बने हों, पर आपकी बीमारी के कारण कुर्ते की जेब में पेशाब की थैली लेकर घूम रहे हों और आप कुछ खा भी नहीं सकते हो। कुछ ऐसी ही हालत थी हमारी। आशा है कि 150वें एपिसोड में ऐसा कुछ कार्यक्रम रखा जाएगा और हम ज़रूर आ पाएंगे। पिछले कुछ एपिसोड से 3 ताल कुछ बदला बदला नज़र आता है, क्योंकि पहले जैसे हर एक एपिसोड में शेर, कविता, किस्से, सस्ते जोक्स या रिकमेंडेशंस उस तरह से नहीं आ रहे थे जैसे शुरुआती एपिसोड्स में आते थे। ताऊ ने जो खून से प्रेम पत्र लिखने का तरीका बताया था वो बहुत ही अद्भुत था। शायद कभी जीवन में इसका उपयोग करने का अवसर मिले तो। अरे मत करियो भैया, काहे कबूतर की जान लोगे। आनंद होता है कि हमारे 3 ताल से नए नए लोग जुड़ रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और इतने सारे लोग चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं लेकिन अभी तक ऑटो वालों पर बात नहीं हुई है। कृपया करके केजरीवाल जी से प्रेरणा लेते हुए आप उन पर चर्चा करें। हम मराठी मातृभाषी हैं और अगर पत्र लिखने में कोई गलती हुई हो तो अग्रिम माफ़ी चाहता हूँ। नितिन थेटे, नागपुर ग्रामीण। वाह, ये मुंबई के ऑटो वालों की तारीफ करवाने के लिए दिल्ली के ऑटो वालों को ना पाना चाहते। नहीं, नितिन भाई का सुझाव जो है वो सही है, क्योंकि एक जीव होता है उसकी पूंछ सीधी नहीं हो सकती और वैसी ही स्थिति दिल्ली के ऑटो वालों की है, वो मीटर से नहीं चल सकते। लेकिन एक बात है, केजरीवाल को भी धोखा दे दिया गुजरात के ऑटो वालों ने। वो नरेंद्र मोदी के नारे लगाते हुए पकड़ा गया कल, तो उसने कहा मैं तो मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, जिसके घर में उन्होंने खाना खाया था। हालांकि जिस दिन खाना खाने गए थे पीछे दीवार पे नरेंद्र मोदी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी ऑटो वाले के घर में, लेकिन वो पब्लिसिटी के लिए बहुत खेल कर रहा है। इन्होंने उसे खड़ा किया था, देखिए पंजाब में भी एक आ गया कि आप मेरे घर खाना खाने चलेंगे क्या, ये भी खड़ा हो गया आप मेरे घर खाना खाने चलेंगे क्या। कल वो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ पकड़ा गया एकदम लाल टोपी में, सेफरन टोपी में। हाँ, खाना खाई कोई खाए लेकिन जिताना उनको ही है। अगली चिट्ठी है, नाम चिट्ठी में ही है। प्रिय बाबा, ताऊ और सरदार को सादर प्रणाम। मेरा नाम यश मेहरा है। मैं निस फ्रांस ग्रामीण में रहता हूँ। फ्रांस में रहते हैं ये। वाह, पहली बार चिट्ठी लिख रहा हूँ। थोड़ा नया सा पुराना श्रोता हूँ। ये नहीं कहूँगा कि 500 घंटे में 400 एपिसोड सुन लिए, यानी 400 घंटे सुन लिए, पर हाँ काफ़ी सारे सुन लिए। जो भी सुना है और जो आपने कहा है सब अपने शब्द, अपने विचार और अपने अनुभव प्रतीत होते हैं। गज़ब बेहतरीन बातें होती हैं। बिंब, नवैयत, आद्योपांतीकरण, रसरंजन इत्यादि अब बोलचाल का हिस्सा बन गए हैं जब भी हिंदी बोलने का मौका यहाँ मिलता है। 100वें के बाद आप लोगों का चेहरा देखा, मुख पर अल्लाह का नूर और सर के पीछे भगवान का रिंग दिख रहा था। पुटिंग फेसेस टू नेम वॉज वेल वर्थ इट। भोपाल से हूँ और अभी तक वो पॉडकास्ट ढूंढ रहा हूँ जहाँ ताऊ ने भोपाल का विवरण किया है। एपिसोड नंबर बता दीजिएगा, आपके उसमें डलवा देंगे। हाँ, दे दिन जाए भाई। 3 ताल इतना पसंद आया कि अपनी माताजी को भोपाल में, भ्राताश्री को मेलबर्न में और दोस्तों को जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड तक शेयर कर डाला है। सुनता रहूँगा और किस्से कहानियाँ भी बताने की कोशिश रहेगी। तब तक के लिए जय हो। इन्होंने एक फ्रेंच की जय हो भी लिखा है और रेवो ब्रैकेट में उसमें लिखा है फ्रेंच की जय हो। हाँ, हमें नीस की कहानियाँ कुछ बताइए। बिल्कुल। फ्रांस में एक भोपाली का जीवन कैसा है, वो भी ग्रामीण फ्रांस में। क्योंकि शहरी फ्रांस तो ठीक है, शहर दुनिया भर में एक जैसे ही हो गए हैं अब, लेकिन ग्रामीण फ्रांस की बात में नहीं कर रहे, हम लोग कल्याणपुर की बात कर रहे हैं।
कानपुर में दोनों है, कानपुर देहात है, कानपुर महानगर। और यश भाई, मुझे पता नहीं वैसे तो टाइम डिफरेंस ज़रूर होता होगा, पर हम लोग बुधवार को जब रात में 9 बजे ट्विटर स्पेस करते हैं, कभी आइए तो वहाँ पे बात भी हो आपसे। बिल्कुल ठीक टाइम है उनके लिए। हाँ, ठीक टाइम। 9 बजे शुरू होता है भाई, आप 10 हाँ। बजे आइए, 11 बजे, मतलब चलता है 2-2.5 घंटा 3 घंटा, 9 से 12 पूरा लेट नाइट शो है पूरा एकदम, बुधवार को। आज तक रेडियो का ट्विटर हैंडल बस। अगली चिट्ठी है, जय हो कुलदीप सरदार, मेरा नाम तेजस है, मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं आपके पॉडकास्ट 3 ताल का नियमित श्रोता हूँ। आप हर एपिसोड में एक नंबर उद्धृत करते हैं जिससे श्रोतागण 3 ताल के व्हाट्सएप समूह से जुड़ सकते हैं। मैंने भी बताए गए नंबर पर सूचना अनुसार संदेश छोड़ा था, पर मैं समूह का प्रतिभागी नहीं बन सका हूँ। आपसे निवेदन है कि आप ये जानकारी आज तक रेडियो की टीम को पहुँचाएँ। सुविधा के लिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ दे रहा हूँ। कृपया ये भी संज्ञान लें कि 3 ताल सुनने का मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि जैसे कोई गांव हो जहां कहीं पीपल की छांव तले चबूतरे पर बैठे हुए बातें करते हुए हमारे ताऊ, बाबा और सरदार मानो ऐसे लोग हैं जिन्हें हम बरसों से जानते हैं और उनसे कभी भी चाहे जितना बतिया सकते हैं। आपको मैंने पहले द ललन टॉप पर भी देखा था। बाबा और ताऊ से तारुफ आपके ही माध्यम से हुआ। इस उलझन भरी जिंदगी में कुछ पल चैन मिल जाता है 3 ताल से। अब जल्द ही मुझे भी व्हाट्सएप समूह में शामिल कर 3 तालियां बनाएं और कृतार्थ करें। बाबा और ताऊ से पालागन कहिएगा। जल्द आपको मेरा अगला खत भी मिलेगा। प्रणाम। जय हो। जय हो, जय हो। तेजस भाई, आपको आज ही ऐड करवा लेते हैं, या हो सकता है कि हो ऐड सकता है आप तेजस हो भाई भी ने हाँ। ना लिखा हो मैं भी 3 तालियां, तो वो कोड वर्ड भी आप बता दीजिए सबको एक बार कि भाई हाँ, जब भी इस नंबर पे आप मैसेज करें तो ये लिख दें मैं भी 3 तालियां, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि आप इस ग्रुप में आना चाहते हैं। मंतव्य ये है। बिल्कुल। और हो सकता है कि आपने मैसेज किया हो, रह गया होगा, तो आज किसी भी स्थिति में उसको इंश्योर कर दिया जाएगा। हाँ, तो ये मैंने भेज दिया है, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनको आपका नंबर, और अभी तक अगर नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाएंगे आज आप, और चिट्ठियाँ आप भेजते रहिएगा। तेजस, अहमदाबाद से। अगली चिट्ठी रोहित की है, मुंबई से। ताऊ, बाबा और सरदार को जय हो। मैं रोहित, मुंबई से, और ये मेरी पहली चिट्ठी है। 3 ताल के बारे में मुझे पहली बार सलोनी गौर के ज़रिए पता चला, जब उन्होंने किसी और पॉडकास्ट पर 3 ताल को रेकमेंड किया था। फिर मैंने 3 ताल सुनना चालू किया और फिर दूसरे पॉडकास्ट की तरफ मैंने मुड़ कर के भी नहीं देखा। मैंने पहला एपिसोड 85वां सुना था और तब से लगातार सुन रहा हूँ। अब तक मैंने लगभग 21 एपिसोड सुन लिए हैं, और सबसे पसंदीदा एपिसोड उल्टी वाला है जिसमें बाबा ने बारात का बिम्ब बताया था। और 100वें एपिसोड का इंतज़ाम बहुत बढ़िया था, लेकिन जब मैं टेंट में पहुंचा तो कन्फ्यूज़न हो गया। टेंट में सूरज बैठे थे और मुझे लगा कि वो सरदार हैं। फिर मैंने जब उनसे पूछा, सूरज के बाल मेरे जैसे हैं। फिर जब उनसे खुद पूछा तो उन्होंने कहा कि सरदार हमारी मौसी के लड़के हैं। तो मैंने उस पर भी विश्वास कर लिया। फिर बाद में मालूम हुआ कि वो मजाक कर रहे थे। बाबा और सरदार से तो अच्छे से मिले थे, लेकिन बस ताऊ से ज़्यादा बात नहीं हो पाई। लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी दिल्ली आना हुआ तो अच्छे से बात होगी ताऊ से। बाबा से उनके पसंदीदा इतर कौन से हैं, अगर वो बता सकें, और उन्हें कहाँ से लिया जा सकता है, तो बहुत बढ़िया होगा। ये मेरी पहली चिट्ठी है, इसलिए एक एपिसोड है इत्र वाला, अगर वो हो सके तो आप दोबारा से शेयर कर दें इनके साथ में। हाँ, और नहीं तो कभी इत्रों पे फिर से बात होगी तो ज़रूर फिर से लेके आएंगे। इन्होंने आखिर में अपना पता भी लिखा है 3 ताल के अंदाज में, जहाँ से इनकी जड़ें, ये रहते मुंबई में, पर इनका मेरी जड़ें जुड़ी हैं गांव बकासपुर, पोस्ट मुनसंडी, थाना असोहा, तहसील पूर्व, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश। क्या बात है, वाह। अगली चिट्ठी देवेश कुमार पांडे की। कक्षा 14वीं का छात्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। ताऊ, बाबा और सरदार भैया जय हो। 3 ताल में मई के आसपास से सुन रहा हूँ और अब तक 80 के करीब एपिसोड निपटाने का काम किया है। गजब है, रफ्तार देखिए। जहाँ तक रही लिखने की बात, तो ये हमारा दूसर पत्र है। क्या करें भाई साहब, लिखते समय आद्योपांतीकरण नहीं हो पाता है। उतना तो सही से आप समझ ही रहे हैं। मुद्दे पे आते हैं तो हमने सोचा है कि पुराने और 97वें इनका साथ नहीं दे रही हैं। मुद्दे पे आते हैं तो हमने सोचा है कि पुराने और 97वें एपिसोड और कुछ अन्य बाज़ किस्म की बातों को साथ के साथ रसरंजन करते हुए आगे बढ़ा जाए। तो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में चर्चा हुई उल्टी की, ये चिट्ठी 97वें एपिसोड के बारे में शायद। पिछले एपिसोड में चर्चा हुई उल्टी की, तो हम भी इस घटना को एंजॉय किए हैं। पेल के
अब तो जो कुछ उपाय बताए जाते हैं सुधीजन उसको फॉलो करके एंजॉयमेंट में भारी गिरावट हुई है। नहीं तो घर से निकलते समय अम्मा 4 पूड़ी बांध देती थी कि भैया खाए के पानी पी ले, और हम जैसे पानी पिए तो भाई साहब ये समझिए कि एक कदम सफाई की तरफ बढ़ा दिए। फिर तो हिचकोले लेती बस के साथ वो घड़ी आ ही जाती थी जिसकी प्रतीक्षा हम यात्रा के 4 दिन पहले से किया करते थे। ज्यों ही हम पीक मारे, खिड़की पर बिंब। बाबा की खिड़की पर बिंब एकदम। बाबा की कल्पना में अजीज मियाँ के होठों से सुर विन्यास के साथ पान के छींटों का शीशे पे पड़ने जैसा रहता, और हम कुलदीप भैया की डीपी की पंक्तियों खाके नशेमन से बोसे दिए के भाव में आ जाते। कुछ क्षण बाद मेरे एंजॉय करने के तरीके से लोग हे दृष्टि से मेरी तरफ और फिर एक बार कंडक्टर की तरफ देखते। लेकिन कंडक्टर क्या ही करेगा भाई, बस उसे फिर से हमारे ही रास्ते से लेके जानी है। खैर, लोगों की ये दृष्टि से बचते बचाते अमेठी से प्रयागराज का सफ़र तय होता। पत्र लंबा होता जा रहा है लेकिन कुछ लिखते हैं आगे, कुलदीप भैया शामिल करेंगे आप। बात अब अगर पुराने एपिसोड की करें तो मुझे संयुक्त परिवार में बाबा की बुआ के अपने नैहरे में आकर भाई की वाइफ से बोलना कि जानत हुआ फलाने की दुल्हन जीजा तोहरे निस्ता चाय नहीं पीते। निस्ता चाय क्या होता है? सूखी चाय। हाँ, चाहे घरे में पानी ना मिलत होए, क्योंकि उन्होंने थोड़ा देवनागरी और रोमन कर दिया है। चाहे घरे में पानी ना मिलत होए, 4 बार मंगी हैं। ये ट्रेन की यात्रा का बिंब हो, बचपन के खेलों में गुल्ली डंडा या कीट कितवा की बात हो, सरदार से डंके की बात हो, या फिर खपरेल पर चलने के सहूर की बात हो। ये सब ऐसे ऐसे बिंब हैं जिसको हमने जिया है और ये सब हमारी चेतना से धूमिल हो रहे थे। 3 ताल ने इन्हें पुनः जीवित करने का काम किया है। आप लोगों से इल्तिजा है कि कभी 3 ताल में पुराने ज़माने के पत्रों की नवैयत पर बात हो कि वो कैसे लिखे जाते थे, गांव से महिलाएं लिखवाती थीं और वहाँ कैसे कैसे जवाब आते। बढ़िया टॉपिक है। हाँ, इस पे हम लोगों ने हालांकि बात की है लेकिन एक बार और इस पे, हाँ, महिलाओं के नज़रिए से जो बिल्कुल आप लोगों के बारे में अगर कुछ कहना हो तो यही कहेंगे कि ताऊ कूल हैं ही। ताऊ और हम जैसे लौंडों में जो फ़र्क है वो यही कि ताऊ अनुभव को केंद्र बिंदु में रख के बात रखते हैं और हम लड़कपन पे, इसीलिए ताऊ हैं, हम लौंडे हैं। बाबा का क्या ही कहें, एकदम डार्लिंग आदमी हैं। और कुलदीप भैया तो बड़े भाई हैं अपने। हाँ, एक बात और है, कुलदीप भाई कुलदीप भाई आपने और बाबा ने ताऊ को 100वें एपिसोड तक अवधि बुलवाने की बात 15वें एपिसोड में कही थी, उस पर ध्यान दिया जाए। और 100वें एपिसोड की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, पर आगे इसको अंजाम दिया जाए। आप सभी को बधाई और ढेर सारा प्यार, प्रणाम। जय हो। देवेश कुमार पांडे, कक्षा 14वीं का छात्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। वाह गुरु वाह, 14वीं का चांद हो तुम। अवधि बोल रहे हैं ताऊ। थोड़ा सा भोजपुरी वाला लहजा आ रहा है, बट थोड़ा सा आ रहा है। मुला कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो ये चिट्ठियां थी और वाह, और इस एपिसोड पर चिट्ठियों का इंतज़ार रहेगा। आपको इस बार चिट्ठियां लिखनी है कांग्रेस में जो हो रहा है उस पर। व्रत, हिरेन भाई ने बहुत दिनों से चुटकुला नहीं भेजा है। वो बहुत पॉलिटिकल चुटकुले भेजते रहते हैं। और व्रत के भोजन पर बात हुई है आज, उस पर, गरबा के मेलों पर, फास्ट फूड पर, और गलती से आए पैसों के सदुपयोग पर, और जेल के भोजन पर। सोचा नहीं था कि लॉटरी पर बात करेंगे, पर लॉटरी पर भी बात हो गई। अगर उस पर भी आपके किस्से तजुर्बे हों तो लिख करके भेजिए। और 9 दुर्गा के बाद ठीक बाद दशहरा, और उसके बाद में जब तक हम अगला एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे, हमारे ख्याल में शरद पूर्णिमा तब आने वाली होगी। तो उसको लेकर के अगर आप लोगों के पास कुछ स्मृतियां हैं, कुछ बिंब हैं जो आप बताना चाहते हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ अनुभव हैं जो आप बताना चाहते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा के 5 दिन बाद फिर जब 105वें की रिकॉर्डिंग होगी, उस वक्त तक वो खीर बासी हो चुकी होगी। आप अगर अभी भेजेंगे कुछ अनुभव तो उनको भी ले सकते हैं। तो दशहरे और शरद पूर्णिमा और 9 दुर्गा को लेकर के, या ये दुर्गा नवमी को लेकर के ऐसे अनुभव जो आपके
अतीत में रखे हुए हैं, सुंदर अनुभव हैं या कड़वे अनुभव हैं, उनके बारे में आप लोग अपनी बात रखें। आजकल तो जो हो रहा है हम लोग देख ही रहे हैं। विनोद भी देख रहा है। विनोद भी देख रहा है। तो आपको चिट्ठियां जो भेजनी है radio@aajtak.com पर भेजनी है, उस ईमेल आईडी पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953323303 पर। अब मुस्कुरा रहे हैं, बहुत दिन से हिंदी में आप बोले नहीं हैं। हाँ, हम गड़बड़ा गया है वो तारतम्य में, जब से बेचारा वो छूटा है ना अपना। हाँ। कौन? और शरद और पूर्णिमा दोनों को सलाह है कि उसी दिन कर लें। खाली वर्ड्स लिखना पड़ेगा बीच में। बहुत पैसे बचेंगे। और इंडिया टुडे पॉडकास्ट के नए शोज भी सुन करके देखिए, द राइट स्वाइप, गीताज वर्ल्ड, स्लेजिंग रूम और नथिंग बट द ट्रूथ, और एक और शो है इन आवर डिफेंस। ये शोज भी सुन करके देखिए, जो भी आपके नवैयत का हो, जो आपको ठीक लगता हो उसको सुने। मेरी सलाह ये है कि राइट स्वाइप, अगर आपको थोड़ा लाइट पॉडकास्ट सुनना है तो राइट स्वाइप से शुरू करिए, और फिर एनालिसिस वाले ज़्यादा सुनने हैं तो 3-4 और शोज हैं। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।